नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के बाद कर्मियों को बकाये की प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। एशियाई विकास बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा की घोषणा की। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित सिफारिशें जारी की। बांग्लादेश और भारत को बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए सीमा पारीय सहयोग की आवश्यकता और देश अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के ट्रांस फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत आवेदन कर सकते हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में ये सलाह दी है कि सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल उनके स्टार प्रचारकों को ये सलाह दें कि वे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के दायरे में रहें और साथ ही वे ऐसा कुछ भी बोलने से बचें जो चुनाव के माहौल को खराब कर सकता है। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दल नामित करते हैं। ये एक निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार कर सकते हैं। स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है और किसे नहीं बनाया जा सकता है, इसे निर्धारित करने वाला कोई कानून उपलब्ध नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं, जबकि एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारक तक हो सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक सेट है। इसे चुनाव होने तक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को मार्गदर्शित करने के लिए लागू किया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सुनिश्चित करता है कि सत्तारूढ़ दल चुनाव में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। एमसीसी को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के संबंधित उपबंधों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। और अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्णय से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के बाद कर्मियों के बकाये को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327(7) की वैधता को बरकरार रखा है। इस धारा के मुताबिक आईबीसी 2016 के प्रावधानों के तहत किसी कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया से गुजरने की स्थिति में कर्मियों के बकाये के भुगतान को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के बंद होने की स्थिति में कर्मचारियों के बकाये और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकरण को कंपनी द्वारा देय राजस्व, कर, उपकर और रेट सहित कुछ भुगतानों को अन्य ऋणों पर प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि दिवालिया एवं शोधन अक्षमता 2016 के तहत परिसमापन की प्रक्रिया की स्थिति में ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि आईबीसी के तहत परिसमापन के बाद परिसंपत्ति का वितरण केवल धारा 53 के तहत प्राथमिकता के अनुसार ही हो सकता है। दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता 2016 का उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करना है। इससे कई उद्देश्य पूरे होंगे, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सकेगा, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सकेगा। आईबीसी के तहत दिवाला तथा शोधन अक्षमता के समाधान के लिए एक विनियामक संस्था के रूप में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना की गई है। आईबीसी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि दिवालियापन के समाधान में लगने वाले समय और लागत में कमी आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार आता है और ऋण के शीघ्र समाधान के लिए कर्जदारों के व्यवहार में बदलाव आता है। एशियाई विकास बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा की घोषणा की है। इफकैप एक बहुदाता वित्त पोषण साझेदारी सुविधा है। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए वित्त पोषण को बढ़ाना है। इफकैप एशियाई विकास बैंक का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरुआती साझेदार देश डेनमार्क, जापान, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहली बार किसी बहुपक्षीय विकास ने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। इफकैप की जरूरत इसलिए
भी है क्योंकि एशिया और प्रशांत क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से ज्यादा खतरा है, जैसे कि चक्रवात, सूखा, हीट वेव्स, बाढ़ और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी जलवायु वित्त पोषण में अधिक अंतराल है। इसके अलावा इफकैप के लाभ ये भी हैं कि प्रत्येक $1 के वित्त पोषण की गारंटी होने पर एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे बढ़ाकर $5 तक पहुंचा सकता है। इससे जलवायु वित्त पोषण में कमी को बहुत हद तक पूरा किया जा सकता है। इस वित्त पोषण सुविधा से एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सुभेद्य देशों को उनके शमन और अनुकूलन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये पहल 2019 से 2030 के बीच जलवायु वित्त के पोषण में $100 बिलियन जुटाने के एडीबी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। जलवायु वित्त पोषण के अन्य प्रमुख तंत्र हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF, हरित जलवायु कोष यानी GCF, अनुकूलन कोष, हानि और क्षति कोष। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी। इसकी स्थापना के लिए 1963 में एशियाई आर्थिक सहयोग पर प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एक संकल्प अपनाया गया था। ये सम्मेलन एशिया और सुदूर पूर्व के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने आयोजित किया था। इसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देना और चरम गरीबी का उन्मूलन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश उपलब्ध करवाता है। एशियाई विकास बैंक के 68 सदस्य हैं और भारत भी इसका एक सदस्य देश है। इसका सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित सिफारिशें जारी की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। वर्तमान में देश में 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स और 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी देश में व्यवसाय करने से जुड़े विनियमों और प्रक्रियाओं की सरलता, दक्षता और पारदर्शिता के स्तर को दिखाता है। ये सभी कारक व्यवसायों को शुरू करने, संचालित करने और उनका विस्तार करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये किसी व्यवसाय के सभी चरणों को सरल बनाकर मौजूदा विनियमों को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। इसके अलावा ये अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त करके उनके स्थान पर सरल और पारदर्शी नियम लागू करता है। इस तरह से व्यावसायिक परिवेश को निवेश के अनुकूल बनाता है। ट्राई की इन सिफारिशों में ये भी कहा गया है कि सभी संबंधित मंत्रालयों या विभागों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, पारदर्शी और अनुक्रियाशील डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय को सभी गतिविधियों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए एक स्थायी EODB समिति की स्थापना करनी चाहिए। प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा दिया जाना चाहिए। सबमरीन केबल नेटवर्क को बिछाने और उनके संचालन तथा रखरखाव से संबंधित अनुमतियों को सरल संचार पोर्टल के एक भाग के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्राई अधिनियम 1997 के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक पदावली को परिभाषित करने की जरूरत है। इसे एकीकृत लाइसेंस में परिभाषित नहीं किया गया है। ट्राई भारत में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने वाला एक सांविधिक निकाय है। इसे ट्राई अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया है। बांग्लादेश और भारत को बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए सीमा पारीय सहयोग की जरूरत है। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन सहयोग की एक प्रक्रिया है। इसके तहत एक या एक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन क्षेत्र 3 तरह के होते हैं। ट्रांस बाउंड्री संरक्षित क्षेत्र वो भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें संरक्षित क्षेत्र शामिल है। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन भू परिदृश्य और समुद्री परिदृश्य की बात करें, ये पारिस्थितिक रूप से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र होता है। ये पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखता है और साथ ही एक या एक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार विस्तारित होता है। इसके अलावा तीसरा क्षेत्र है सीमा पारीय प्रवासन संरक्षण क्षेत्र। ये 2 या 2 से ज्यादा देशों में फैले हुए वन्यजीव पर्यावास होते हैं। ये प्रवासी प्रजातियों की पर्याप्त आबादी को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। भारत नेपाल और भूटान के साथ TBCAs को साझा करता है। TBCAs यानी ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया। तो इसमें सबसे पहला है कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र। भारत और तिब्बत की सीमा के पास नेपाल के पूर्वोत्तर भाग में ये स्थित है। इसके अलावा दूसरा है तराई आर्क लैंडस्केप। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की निचली पहाड़ियों में फैला हुआ है। साथ ही पवित्र हिमालय भू परिदृश्य भी है। इसका 74% क्षेत्र नेपाल में, 25% सिक्किम में, शेष 1% भूटान में विस्तारित है। वहीं सीमा पारीय मानस संरक्षण क्षेत्र पूर्वी हिमालय में स्थित है। पूर्वी हिमालय भूटान को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरियाज के लाभ ये होते हैं कि ये प्रवासी प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित करने में मदद करता है। इसके अलावा बेहतर पारिस्थितिक अखंडता भी इनसे बनी रहेगी और प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व में योगदान मिलेगा। इनमें पर्याप्त सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके अलावा ये पर्यटन प्रबंधन पर सहयोग में वृद्धि करेगा।
देश अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के ट्रांस फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत आवेदन कर सकते हैं। ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए WHO का ट्रांस फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम सदस्य देशों के लिए मानकों के एक फ्रेमवर्क को मान्यता देगा। ये मानक उन देशों की राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति प्रणाली से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने में उनकी मदद करेंगे। सदस्य देश अब ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए WHO सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। WHO के मुताबिक भारत सहित 44 देशों में ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीतियां प्रभावी हैं। इसलिए ऐसे सभी देश अब आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल ट्रांस फैट वनस्पति तेलों से उत्पादित असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड फैट है और इसे आमतौर पर मार्जरीन यानी कि कृत्रिम मक्खन और व्यावसायिक रूप से बेक किए गए या फिर तले हुए खाद्य पदार्थ के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ट्रांस फैट 2 तरह का होता है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध, ये कुछ डेयरी या मांस उत्पादों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। वहीं औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर उन्हें और ज्यादा ठोस बनाया जाता है। ये डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, बेक किए गए खाद्य पदार्थ, खाना बनाने के तेल और स्प्रेड्स जैसे कि जैम, पनीर, बटर आदि में पाया जाता है। ट्रांस फैट लोगों में होने वाले गैर संचारी रोगों का प्रमुख कारण है। ये दिल के दौरे, हृदय की धमनियों के रोग की संभावना को बढ़ाकर मृत्यु के खतरे को बढ़ाता है। ट्रांस फैट एलिमिनेशन को विनियमित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि WHO ने 2023 तक विश्व को ट्रांस फैट मुक्त करने के लिए रिप्लेस रणनीति अपनाई है। रिप्लेस के R का मतलब है समीक्षा यानी रिव्यू। औद्योगिक रूप से ट्रांस फैट के आहार स्रोतों और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन के लिए परिदृश्य पर ध्यान दिया जाएगा। ये ट्रांस फैट औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के उन्मूलन के लिए कार्यवाही पैकेज के तौर पर काम करेगा। अब P का मतलब है प्रोत्साहन यानी औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को स्वास्थ्यवर्धक वसा और तेलों में बदलना। लेजिस्लेट का मतलब है इस पर विधि निर्माण किया जाए। इंडस्ट्रियल तौर पर उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए विधि बनाना या फिर विनियामक कार्रवाई करना। एसेस का मतलब है आकलन करना, यानी कि खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की मात्रा और आबादी में ट्रांस फैट की खपत में बदलाव की निगरानी करना। सी मतलब क्रिएट और क्रिएट का मतलब है बनाना। नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और जनता को ट्रांस फैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना। इसके अलावा एनफोर्स यानी लागू करना, यानी नीतियों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। तो भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य निर्माताओं के लिए पोषण संबंधी लेबल पर TFA की मात्रा का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा फसाई का ईट राइट इंडिया मूवमेंट ट्रांस फैट से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित कर रहा है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश के निवासियों को उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल ID को सत्यापित करने की अनुमति प्रदान की है। इससे निवासी ये सुनिश्चित कर सकेगा कि उसकी जानकारी के तहत दर्ज ईमेल या मोबाइल नंबर केवल उसी के आधार से जुड़ा हुआ है। UIDAI एक वैधानिक निकाय है। इसे आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ एवं सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 यानी कि आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये निकाय देश के प्रत्येक निवासी को आधार नामक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी करता है। ये जाली और नकली पहचान को समाप्त करता है। अगला टॉपिक है रिटर्न टू रूट्स प्रोजेक्ट। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने लद्दाख के कारगिल में प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट्स के लिए अनुदान की घोषणा की। प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट्स का उद्देश्य वर्तमान के स्कूली स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुरूप है। इस नीति के तहत जनजातीय पृष्ठभूमि के स्कूली बच्चों के बीच वैज्ञानिक रुचि बढ़ाना भी शामिल है। अगला टॉपिक है आसियान भारत समुद्री अभ्यास एम। अपने संबंधों का विस्तार करते हुए भारत आसियान ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला AIME शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारत आसियान सैन्य सहयोग का विस्तार करना है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। समाशोधन निगम यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण ESMA ने भारत में 6 समाशोधन निगमों की मान्यता वापस ले ली है। ये 6 समाशोधन निगम हैं: क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSE क्लियरिंग लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और NSE IFSC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। समाशोधन निगम किसी एक्सचेंज से जुड़ा एक संगठन होता है। ये त्वरित और कुशल तरीके से लेन देन की पुष्टि, निपटान और वितरण को प्रबंधित करता है।
अगला टॉपिक है विवाद से विश्वास, एक MSMEs को राहत योजना। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करते हुए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शुरू किया है। इसके तहत कोविड के दौरान अनुबंध को सही से लागू न कर पाने के मामले में बिडिंग या फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के मामले में जब्त की गई राशि का 95% हिस्सा सरकार की ओर से वापस कर दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT SISFS का तृतीय पक्ष प्रभाव आकलन करा रहा है। SISFS को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT ने 2021 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए आवेदन की पात्रता है स्टार्टअप DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आवेदन के समय स्टार्टअप्स को निगमित हुए 2 वर्ष से ज्यादा समय न हुआ हो। स्टार्टअप्स को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता प्राप्त न हुई हो। स्टार्टअप सीड फंड कैसे अपना कार्य करेगा? तो इसमें सीड फंड संपूर्ण भारत में पात्र इंक्यूबेटर्स के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को वितरित किया जाएगा, जिसमें कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नोडल विभाग होगा। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, विशेषज्ञ सलाहकार समिति के तहत सरकार के प्रतिनिधि और उद्योग विशेषज्ञ होंगे। सरकार से सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त इंक्यूबेटर्स के तहत ऐसे इंक्यूबेटर्स होंगे जो कम से कम 2 से 3 साल तक संचालन में रहे हों। वहीं DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के तहत 2 साल से कम समय पहले निगमित स्टार्टअप्स होंगे। RBI का गोल्ड रिजर्व। भारतीय रिजर्व बैंक का कुल गोल्ड रिजर्व लगभग 800 टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि RBI ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों से फरवरी 2023 तक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स में वृद्धि की है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने और भू राजनीतिक तनावों के कारण विश्व की आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की महत्ता कम हो रही है और इसीलिए RBI ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने और उसमें विविधता लाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की है। देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा आरक्षित विदेशी मुद्रा में डॉलर, यूरो, पाउंड, अन्य मुद्राएं, स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के रूप में नामित IMF का करेंसी कोटा आदि शामिल है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS। भारत की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS कंपनियां धीरे धीरे छोटे शहरों यानी Tier 2, 3 और 4th लेवल के सिटीज में अपना विस्तार कर रही हैं। SaaS मॉडल में संगठनात्मक सॉफ्टवेयर को तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया जाता है और एक सेवा के रूप में इंटरनेट पर ग्राहकों को वितरित किया जाता है। ये यूजर्स को इंटरनेट पर क्लाउड आधारित ऐप से कनेक्ट करने और उनका उपयोग करने की अनुमति देता है। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं ईमेल, कैलेंडरिंग आदि। भारतीय SaaS इकोसिस्टम को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है। ऐसी संभावना है कि ये 2026 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। आर्गन ऑन चिप्स। आर्गन ऑन चिप्स यानी OOCS ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें माइक्रोफ्लूइडिक चिप्स के अंदर विकसित कृत्रिम या प्राकृतिक लघु ऊतक होते हैं। ये जीवित मानव अंगों की जटिल संरचनाओं और कार्यों का दोहराव कर सकते हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान की बेहतर नकल करने के लिए चिप्स को कोशिका के सूक्ष्म परिवेश को नियंत्रित करने और ऊतक विशिष्ट कार्यों को यथावत रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्गन चिप्स को प्राकृतिक शरीर क्रिया विज्ञान और मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले यांत्रिक बलों की सटीक रूप से पुनर्रचना करने के लिए डिजाइन किया गया है। चिप्स जीवित मानव कोशिकाओं के अनुरूप निर्मित होते हैं और उनके छोटे फ्लूइडिक चैनल मानव शरीर की तरह ही रक्त और वायु प्रवाह को पुनः उत्पन्न करते हैं। OOCS में अत्याधुनिक इन विट्रो तकनीक शामिल है। ये तकनीक शरीर के बाहर जैविक कोशिकाओं और ऊतकों के साथ प्रयोग को सक्षम बनाती है। नॉर्दर्न लाइट्स या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा बोरियोलिस। भारतीय खगोलीय वेधशाला ने पहली बार लद्दाख में नॉर्दर्न लाइट्स की परिघटना को कैप्चर किया है। नॉर्दर्न लाइट्स रात्रि में आकाश में प्रकाश पुंज दिखाई देने की एक परिघटना है। उत्तरी गोलार्ध में इसे नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरियोलिस परिघटना और दक्षिणी गोलार्ध में इसे सदर्न लाइट्स यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस परिघटना कहा जाता है। ये परिघटना तब होती है जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं तथा पृथ्वी के चुंबक मंडल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। हालांकि अधिकतर कण भूचुंबकत्व के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन कुछ आयन ग्रह के चारों ओर वलय के आकार में फंस जाते हैं और नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में दिखाई देते हैं। ऑरोरा प्रकाश की परिघटना के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, स्वच्छ और मेघ रहित आकाश और पूर्ण अंधकार। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए।
और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।